अब राहुल गांधी की तो ऐसा हुआ कि अगर मोदी जी ने दाढ़ी लंबी करना शुरू किया तो राहुल गांधी भी दाढ़ी लंबी करना शुरू कर गए। तो वो उनकी नकल कर रहे हैं। अगर वो मंदिर में जाते थे, राहुल गांधी भी पीछे से मंदिर में जाना शुरू हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अगर आप पीडीपी की बात करें, अगर आप बीजेपी की बात करें, तो हर एक लीडर उनका दागदार है। में और बीजेपी में क्या फर्क है? 370 पे आपका कोई स्टैंड नहीं था। आज की डेट में भी Assalamu alaikum, beautiful viewers. Hope you all are doing well and great. Welcome back to my YouTube channel अनिका नज़ीर। सियासत का रुख सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। आज की वीडियो पॉडकास्ट में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं जो पॉलिटिक्स से काफी वाबस्तगी रखते हैं काफी वक्त से। सलमान निजामी जी हमारे साथ जुड़े हैं जो डीपीएपी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू। डीपीएपी की बात करेंगे, इफ नॉट मिस्टेकन आप पहले कांग्रेस के साथ वाबस्तगी रखते थे, फिर गुलाम नबी आजाद साहब ने जब पार्टी फॉर्म की, आप भी शाना बशाना उनके साथ खड़े हो गए। तो सबसे पहले सवाल तो यही रहेगा कि इस पॉलिटिकल जर्नी को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं और क्या रहा इस पॉलिटिकल जर्नी में? देखिए, चूंकि मैं ताल्लुक जो मेरा है वो बानिहाल से है, अ, और बानिहाल जो है वो एक काफी पिछड़ा इलाका है, और गुलाम नबी आजाद साहब भी यहीं से ताल्लुक रखते हैं, हमारे अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट से, एक बलेसा के गांव से। तो मैंने बचपन से उनको देखा है, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। हमारे पास तो पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं था, कॉलेज नहीं था, और हमने स्कूलिंग बानिहाल से की 12th तक, और यहाँ हमारे पास डिग्री कॉलेज नहीं था। तो आजाद साहब के काम देख के और उनकी ईमानदारी देख के, और जिस तरीके से एक छोटे से गांव से निकल के, बलेसा से निकल के वो हिंदुस्तान के इतने बड़े लीडर बने, तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी, और मेरे भी अंदर जज्बा था कि मैं भी अवाम की खिदमत करूं, मैं भी अपने इलाके के लिए कुछ करूं, अपनी स्टेट के लिए कुछ करूं। तो फिर मैंने, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो पॉलिटिक्स में थे, यहाँ एमएलए रह चुके हैं, तो पॉलिटिक्स खून में थी। और फिर मैंने भी जो है कोशिश की कि मैं अवाम की वकालत जो है स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे करूं। तो जेएंडके में काम किया, एज जर्नलिस्ट भी काम किया, फिर पॉलिटिक्स में आए, फिर नेशनल लेवल पे काम किया। और कांग्रेस में मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई मुझसे ज्यादा वोकल था टेलीविजन पे। छोटे से छोटा मुद्दा हो, बड़े से बड़ा मुद्दा हो, हम नेशनल लेवल पे उठाते थे। चाहे एनआरसी की बात हो, चाहे लिंचिंग्स की बात हो, चाहे हमारे कश्मीरी जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ते हैं उनके साथ जातियां हो, तो 370 का हटना, 35 से का हटना, उस पे भी हमने आवाज उठाई, और गुलाम नबी आजाद साहब ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। तो एक ही मकसद था कि आवाम की आवाज बनना। और जब हमें लगा कि कांग्रेस जो है वो 8 सालों में 30 स्टेटें हार गई, और वहां की लीडरशिप जो है वही 3-4 लोग इर्द गिर्द जो राहुल गांधी के हैं वही सिस्टम चला रहे हैं। हम जैसे लोग जो जमीन पे लड़ रहे थे, जो टेलीविजन पे लड़ रहे थे कांग्रेस के लिए, तो उनको इग्नोर किया जाता था। बहुत से सीनियर लीडर जो हैं, चाहे कपिल सिब्बल साहब हैं, ज्योतिराव सिंधिया हैं, बहुत से हमारे कोलीग्स थे, वो भी छोड़ के चले गए, क्योंकि वहां हमारी सुनी ही नहीं जाती थी और हमें रोका जाता था। अगर मैं अब पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो 370 के हटने के बाद मुझे नहीं लगता कि जेएंडके में मुझसे ज्यादा डिबेट्स किसी ने की हो, मुझसे ज्यादा प्रोटेस्ट दिल्ली में किसी ने किए हो जब 370 हटा। लेकिन कांग्रेस ने इनाम देने के बावजूद जो है हमें डिमोरलाइज किया, हमें रोका कि भाई आप 370 पे इतना मत बोलिए, आप एनआरसी और सीए पे इतना मत बोलिए। हमारे जो नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं वो नाराज हो जाते हैं, बीजेपी नॉन मुस्लिम्स पे फोकस कर रही है। तो ऐसे कुछ चीजें हुई पार्टी में जहां हमें रोका गया। तो फिर हमने डिसाइड किया, नहीं, हमें जो है ऐसे तो काम नहीं कर सकते, हम अवाम की वकालत नहीं कर सकते। अगर दिल्ली में हम हैं, अगर 370 पे हम बात नहीं करेंगे कांग्रेस में रह के, तो फिर मकसद क्या है हमारा? हमारे हकूक छीने गए, हमारी नौकरियां छीनी गई, हमारी स्टेट छीनी गई, हमारी जमीनें छीनी गई। तो हमने और आजाद साहब ने फिर फैसला लिया, सब ने, कि नहीं, अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी, अब राहुल गांधी की तो ऐसा हुआ कि अगर मोदी जी ने दाढ़ी लंबी करना शुरू किया तो राहुल गांधी भी दाढ़ी लंबी करना शुरू कर गए। तो वो उनकी नकल कर रहे हैं। अगर वो मंदिर में जाते थे, राहुल गांधी भी पीछे से मंदिर में जाना शुरू हो गए। तो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी, सेकुलर आइडियोलॉजी है, अभी तक बहुत से इल्जामात हम पे लगते हैं कि हम कोई टीम है कोई, लेकिन अभी तक हमने अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमने अभी किसी की ऐसी तंजीम के साथ हाथ नहीं जोड़ा है जो कम्युनल तंजीम है।
तो आज़ाद साहब ने कल भी स्टेटमेंट दिया कि हम आज़ाद हैं, हम किसी की टीम नहीं है। तो हमारा मकसद ये है कि हम गरीब लोगों का काम करें। आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 2.5 सालों में स्कूल बनाए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, रोड बनाए, तहसीलें दी, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, तो काम किया। आज़ाद साहब का यही ख्वाब है कि हम काम करें। इस उम्र में तो उन्होंने कोई जो है प्रॉपर्टी नहीं बनानी, कोई दौलत नहीं कमानी, तो उनका एक ही जज़्बा है कि अवाम की खिदमत करें और हम सबका यही जज़्बा है। हमारा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी और रिकॉर्ड भी रहा है कि हमने आवाज़ उठाई है अवाम की, जब-जब हमारी अवाम को दबाने की कोशिश की गई और हमने डेवलपमेंट करनी है, हमारा यही एजेंडा है। तो यही मकसद लेके हम दिल्ली गए थे और दिल्ली से वापस भी जम्मू कश्मीर इसी मकसद से आए हैं कि हम अवाम की आवाज़ उठाएँ, अवाम की नुमाइंदगी करें और अवाम के काम करें। बिल्कुल सही आपकी बातों से वो एनर्जी फ़ील होती है कि किस तरीके से आप में वो जोश और जज़्बा है। गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात की। कश्मीर की ही बात नहीं करेंगे हम जेएनके की ही बात नहीं ओवरऑल अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बहुत बड़ा नाम है। इतने सारे साल उन्होंने कांग्रेस को दिए और एट द एंड ऑफ द डे उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। उसके क्या वजूहात रहे? वहाँ की आइडियोलॉजी जो है वो शायद कर्ब करती थी आपकी आवाज़ को, इसलिए आपको वहाँ से निकलना पड़ा और आज़ाद साहब एक हैशटैग मुझे देखने को मिला आज़ाद वेव। आज़ाद वेव बेसिकली है क्या? आज़ाद साहब ने शुरू की है, आपसे जानना चाहेंगे? देखिए काफ़ी मैं आपके सवाल को बहुत मुख्तसर जवाब दूँगा इसका। देखिए आज़ाद साहब का नारा ये है कि काम बोलता है। आज़ाद साहब ने काम किए हैं। मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो मैंने अगर आज़ाद साहब के साथ पॉलिटिक्स जॉइन की, वो सिर्फ़ ये देख के कि आज़ाद साहब ने बाकी तंज़ीमों के जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनसे बेटर काम किया है। कोई भी नहीं कह सकता कि आज़ाद साहब के 2.5 साल जो हैं, उसमें आज़ाद साहब ने काम नहीं किया या आज़ाद साहब ने एज़ हेल्थ मिनिस्टर काम नहीं किया। मैं हर टेलीविज़न डिबेट में, हर पॉलिटिकल रैली में यही चैलेंज करता हूँ बाकी पार्टीज़ से कि भई अगर हम कांग्रेस में थे, लेकिन उस वक़्त अगर जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की बात करें, उस वक़्त कांग्रेस के सदर जब आज़ाद साहब बने, कांग्रेस की सिर्फ़ 1 सीट थी। तो आज़ाद साहब ने मेहनत की और हम जीते और हमें 1 से 20 सीटें आई। तो फिर आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने और आज़ाद साहब ने अपने पॉलिटिकल जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो बहुत क्लीन है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अगर आप पीडीपी की बात करें, अगर आप बीजेपी की बात करें, तो हर एक लीडर उनका दागदार है। कोई ना कोई इल्ज़ाम उन पे लगा है, कोई ना कोई केस उन पे लगा है। तो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। बख्शी साहब के बाद मुझे लगता है कि आज़ाद साहब पे कोई तोहमत नहीं लगा सकता कि आज़ाद साहब ने करप्शन की, आज़ाद साहब ने मिसलीड किया, आज़ाद साहब ने लोगों को भड़काने का कोई नारा दिया। एक बात कश्मीर में किया, दूसरी बात दिल्ली में की। तो आज़ाद साहब का यही एजेंडा और मकसद है कि मैं अवाम की खिदमत करूं। और जब मैंने पहले भी आपको कहा कि कांग्रेस में जब हम थे, कांग्रेस इंदिरा गांधी की कांग्रेस बहुत अच्छी थी, राजीव गांधी की कांग्रेस बहुत अच्छी थी, सोनिया गांधी की कांग्रेस बहुत अच्छी थी। लेकिन कांग्रेस के जो आज हमारे लीडर हैं राहुल गांधी जी, जिनको मैं भी लीडर मानता था, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूं, प्रियंका गांधी जी की इज्जत करता हूं, हमने काम साथ में किया है। लेकिन जब-जब मैंने उनके साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश की, हम बैठे, मैं आजाद साहब तो बहुत बड़े लीडर है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि जब भी हम एज़ अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मैं जब भी उनके साथ इंटरैक्ट करता था किसी इश्यू पे, तो वो सीरियस नहीं होते थे। मैंने एक बार एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, मैंने इन्वर्टर्स की बात की। मैंने बहुत अच्छी तरह उनको एक्सप्लेन किया 370 का एक डिबेट चल रहा था, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि रीज़न क्या है 370 का। तो वो एक कितने नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है कि मैं उनको इन्वेडर्स की बात कर रहा था कि इन्वेडर्स आए, फिर उन्होंने हमला किया, तो वो मुझे मुस्कुराते हुए पूछने लगे, "क्या वो इन्वेडर्स अभी भी कश्मीर में हैं?" तो मुझे हँसी आ गई। तो मैंने बोला, "मैं 1 घंटे ब इनको एक्सप्लेन कर रहा था, तो इन्होंने तो सुना ही नहीं मैंने क्या बोला था।" तो आदमी हर्ट हो जाता है कि एक लीडर जो है, अगर हम उनके सामने कोई बात रखते हैं, तो वो आपको सीरियस नहीं लेते और स्टेटमेंट ऐसे देते हैं जिससे हमें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। हम डिफेंड कर के थक जाते हैं। और दूसरी बात ये थी कोई इश्यूज़ अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी सेकुलर है, तो आप उस लाइन पे खड़े रहिए। आप अगर बीजेपी की कॉपी करेंगे, तो लोग आपको क्यों वोट देंगे? वो तो बीजेपी को ऑलरेडी वोट दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे इख्तिलाफ़ात यही हुए कि भाई आपने भी मंदिर में जाना शुरू किया, आपने भी दाढ़ी लंबी करनी शुरू की, आप भी बीजेपी के रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप में और बीजेपी में क्या फ़र्क है? 370 पे आपका कोई स्टैंड नहीं था। आज की डेट में भी
मुझे बताइए, कांग्रेस का कोई भी लीडर ये नहीं कह सकता कि 370 के हक में है हम। तो कांग्रेस के कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। अपोजिशन के बहुत ऐसे लीडर हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर चुके हैं 370 पे। तो इन इश्यूज पे कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। कांग्रेस वहां डर जाती है कि अगर हमने 370 पे बोला तो शायद बीजेपी कोई इसका जो है कोई सीन क्रिएट कर देगी। तो डर क्यों है? आप फोर फ्रंट पे लड़िए, आप बिना डर के मैदान में आइए। अगर 370 पे आपका कोई स्टैंड नहीं है तो हमें क्या जरूरत है कांग्रेस में रहने की? तो फिर आजाद साहब ने, अगर पार्टी हमारी नहीं बनी है, हमारा आज भी ये मानना है कि 370 का हटना गलत था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसीलिए हमारा ये स्टैंड क्लियर है। और जो इश्यूज की बात है, अब राहुल गांधी यहां आए, एक तरफ से वो कहते हैं कि कश्मीर में जो है नॉर्मलसी नहीं है, और उसी रात को लाल चौक में राहुल गांधी जी जाते हैं और देश का तिरंगा जो है लहराते हैं। उसी श्रीनगर में राहुल गांधी जी आते हैं और बर्फ के साथ खेलते हैं। अब मुझे बताइए, अगर कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं होती तो वो क्या लाल चौक जाते? क्या वो बर्फ का जो, तो एक तरफ से आप प्रमोशन बीजेपी की कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप इल्जाम लगा रहे हैं कि नॉर्मलसी नहीं है। तो आप खुद कंफ्यूज हैं कि आपने करना क्या है, आप चाहते क्या है। आप एक तरफ से बोलते हैं बीजेपी ने जो है नॉर्मलसी नहीं लाई कश्मीर में, दूसरी तरफ आप लाल चौक जाते हैं और वहां फोटोग्राफ्स लेके एंजॉय करते हैं स्नो को। तो ये एक नॉन सीरियस पॉलिटिक्स है, जिसमें हम भी आज मानते हैं, जो आज सिलेक्टिव किलिंग हुई रजौरी में, और कुछ दिन पहले जो है एक सिलेक्टिव किलिंग जो है कश्मीर में हुई, तो नॉर्मलसी नहीं है जो हम आज मानते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो है अगर कश्मीर आए तो वो गुलमर्ग में जाएंगे, वहां बर्फ के साथ खेलेंगे। तो वो नॉर्मलसी जो है वो राहुल गांधी को हम समझा समझा के थक गए, साहब ये पॉलिटिक्स करने का तरीका नहीं है। इसलिए हमने उनको बोला, हाँ हमें माफी दीजिए, हम अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। ज़ाहिर-सी बात है, जब एक लीडर की लीडरशिप तब कंप्लीट होती है जब वो एक गुड लिस्टनर भी है, अपने लोगों की बात सुनता है, उसे समझता है, थॉट्स को एक्सचेंज करता है, डिस्कशंस को एक्सचेंज करता है। आपने बात की एक कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस अब ऐसे आते हैं कि जब कोई नई पार्टी फॉर्म होती है या कोई नया नौजवान सामने आता है पॉलिटिक्स के दायरे में, तो उसे टैग दिया जाता है कि ये बी टीम है, सी टीम है। ये एक साजिश है कि कोई भी नौजवान या कोई भी नई पार्टी उभरनी नहीं चाहिए जेएनके में, अपार्ट फ्रॉम दीज़ रीजनल पॉलिटिक्स। मैं तो कहता हूं आपको भी टीवी छोड़ना चाहिए, आपको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। यहाँ एक 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 मुझे लगता है जागीर वाली पॉलिटिक्स। हमारी बदकिस्मती ये है कि अगर शेख अब्दुल्ला थे, फिर मैं मानता हूं, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने शेख साहब को पढ़ा है, शेख साहब ने जेल काटी है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कोई जेल नहीं काटी। यहां जब 90s में हालात खराब हो गए, फारूक अब्दुल्ला यहां से भाग के लंदन चले गए, और उस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब ने उनको वापस लाया था। और जब यहाँ हालात खराब हो गए, उमर अब्दुल्ला साहब उठ के यहां से लंदन चले गए। तो इनको तो प्लेट पे मिल गई सब सब कुछ इनको, बिना मेहनत किए हुए, क्योंकि शेख अब्दुल्ला साहब ने वो उस वक्त कुछ स्ट्रगल किया था, वो आवाम को याद है, और उसकी वजह से फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी पूरी जिंदगी एंजॉय की पावर। और रिगिंग की, कत्लो-गारत की, पीएसए लाया, एसटीएफ लाया, पोटा लाया, टाडा लाया, आर्मी फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट लाया। हर तरीके से कश्मीर की आवाम को दबाने की कोशिश फारूक अब्दुल्ला साहब ने की। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब आए और उन्होंने भी हर कोशिश की, जैसे इंटरनेट बैन लगाया, केबल बैन किया, मोबाइल बैन किया, 1 साल में 128 नौजवानों को कत्ल किया, पैलेट को इंट्रोड्यूस किया, बुलेट्स चलाए, कत्लो-गारत हुई। फिर उसके बाद आज फिर वो जा रहे हैं लोगों के सामने वोट मांगने। फिर महबूबा मुफ्ती साहब आए, उन्होंने वीपी सिंह साहब के साथ सरकार चलाई, तब वो जनता पार्टी थी, और जो आज की बीजेपी है। और फिर मुफ्ती साहब ने आज की बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा, उमर साहब ने पुरानी बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा था। तो आज ये ए टीम बी टीम किसको कह रहे हैं? जब हम लोग, या मैं कहूं, अगर सलमान निजामी कल को बीजेपी की सरकार में शामिल होता है, आप तब कह सकते हैं सलमान निजामी गद्दार है। लेकिन जो ऑलरेडी, मैं तो कांग्रेस में था ना, मैं तो बीजेपी में नहीं था। आजाद साहब तो कांग्रेस में थे, हम तो बीजेपी में नहीं थे। हमने तो आज भी मुकाबला बीजेपी का कर रहे हैं, हम तो तब भी बीजेपी का मुकाबला कर रहे थे। और हमारा सिर्फ ये मानना है कि हमें कांग्रेस के साथ जो है घुटन महसूस होती थी जब हमें रोका जाता था इश्यूज पे बात करने के लिए। आज बहुत से लोग कहते हैं आप सही थे, कांग्रेस की हालत आप देखेंगे 4 जून को क्या होगी। हाल ही में आपने देखा राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, पंजाब हार गए। तो जब वो हार गए तो लोगों ने कहा नहीं आपने सही किया, आपने छोड़ दिया। तो यही बात है कि कश्मीर में मुफ्ती खानदान, अब्दुल्ला खानदान, क्या मुझे मौका नहीं मिल सकता?
क्या एक आम कश्मीरी को मौका नहीं मिल सकता? क्या वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता? अगर वो आपके खिलाफ बोलेगा, आप बोलोगे ये बी टीम है, ये ए टीम है। अरे आप मुझे बताइए, आपने मैनिफेस्टो अपना क्या मार्केट में लाया? आपके मैनिफेस्टो में कहीं भी नहीं है कि हमने कॉलेज बनाने हैं, हमने स्कूल बनाने हैं, हमें यूनिवर्सिटीज बनानी है, हमने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, हमने रोड्स बनाने हैं। ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात करती है, ना पीडीपी इससे बात करती है। किसी भी पार्टी ने इश्यूज से बात नहीं की। सेल्फ रूल ऑटोनॉमी कई सालों इन्होंने चलाया, आज भूल गए सेल्फ रूल, आज भूल गए ऑटोनॉमी। वो कार्ड खत्म हो गया, अब झूठा कार्ड है दूसरा भाई 370। अब मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो हम सब ने एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक स्टेटमेंट आता है उमर साहब का कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो इतने महीने हुए, अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपील क्यों नहीं की? क्या समझौता हुआ बीजेपी के साथ या सेंटर के साथ? उनके ही एक एडवाइजर कहते हैं कि साहब 370 के हटने के बाद उमर साहब 5 बार बीजेपी के नेताओं से मिल चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ऑन रिकॉर्ड एक नेशनल टेलीविजन पे कहते हैं कि भाई हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं, एनडीए के लिए खुले हैं। अब बाकी लोग ए टीम या बी टीम है, या आप लोग ए टीम और बी टीम है। अभी इल्जामात लग रहे थे कि शायद आजाद साहब वहां से कंटेस्ट करेंगे तो बीजेपी उनको जो है वहां से सपोर्ट करेगी। तो अब साफ हो गया, अब आजाद साहब तो कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब वहां पीडीपी को सपोर्ट हो रही है या एनसी को सपोर्ट हो रही है बीजेपी की। तो ये इल्जाम तराशी जो है ये गलत है। आपको इश्यूज पे बात करनी चाहिए। मैं तो चैलेंज करता हूं उमर अब्दुल्ला साहब को, जो गांधरबल से इलेक्शन लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। जो गांधरबल मेडिकल कॉलेज बना, वो किसने बनाया? वो तो आजाद साहब ने बनाया। जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट बना, वो किसने बनाया? वो तो आजाद साहब ने। अब उमर अब्दुल्ला साहब वहां से जीत के आए हैं और डिस्ट्रिक्ट आजाद साहब ने दिया, मेडिकल कॉलेज आजाद साहब ने बनाया। तो आपने क्या किया गांधरबल के लिए? आप वहां से भाग के आए, फिर श्रीनगर में इलेक्शन लड़ा, वहां हार गए, वहां से हार गए तो बीरवा चले गए, आप बीरवा से चले गए तो आप बारामूला पहुंच गए। लेकिन अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें, उन्होंने कत्लो गारत के सिवा क्या दिया कश्मीर को? कितने कॉलेज बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई? इसमें तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आजाद साहब तो थक गए। वो हर प्रेस स्टेटमेंट में, वो हर पब्लिक मीटिंग में ये कह रहे हैं कि माई एजेंडा इज ओनली डेवलपमेंट, बट उसमें उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ना महबूबा मुफ्ती डेवलपमेंट पे बात कर रही हैं, ना उमर साहब बात कर रहे हैं डेवलपमेंट में। वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। कश्मीरियों को दिखाओ बीजेपी जुल्म कर रही है। अरे बीजेपी जुल्म कर रही है, वो कौन नहीं मान रहा है जुल्म कर रही है? लेकिन इख्तिदार में कौन रहा J&K में? इख्तिदार में तो उमर साहब आप रहे, इख्तिदार में तो महबूबा मुफ्ती रही। जो एक एक्स एडीजी थे, उनको सस्पेंड किया गया। उन्होंने स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड कहा, बोला हमें दिल्ली से ऑर्डर नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर जो है, होम डिपार्टमेंट जो है, वो चीफ मिनिस्टर के पास होता है। जब कश्मीर में किलिंग्स हुई, एक दिन में 17 बच्चों की आंखें चली गई, तो वो गोली मारने का ऑर्डर किसने दिया? वो तो चीफ मिनिस्टर ने दिया। उस वक्त हम तो नहीं बोल रहे थे कि आप आर्मी कैंप टॉफी या दूध लेने जा रहे थे। उमर साहब, आसिया और नीलोफर का जो रेप हुआ, उनके कातिलों को किसने क्लीन चिट दी? पीएसए किसने लाया? पोटा किसने लाया? एसटीएफ किसने लाया? टास्क फोर्स ने लाया? टास्क फोर्स किसने लाया? ये सब चीजें जो कश्मीरियों पे जुल्म हुआ है, 16,000 हमारे नौजवान जो है उन पे पीएसए लगा, वो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने लगाया कि नरेंद्र मोदी ने लगाया, मनमोहन सिंह ने लगाया। जो यहां जुल्म हुआ वो दिल्ली ने नहीं किया। आज अगर दिल्ली के हाथ में पूरा कंट्रोल है, तो मुझे बताइए आज एसटीएफ कहां है? आज टास्क फोर्स कहां है? आज पोटा कहां है? अगर यहां उमर साहब की आज हुकूमत होती या महबूबा मुफ्ती की हुकूमत होती, मैं दावे से कहता हूं आज यहां हड़ताल भी होती, आज यहां कत्लो गारत फिर से होती। देखिए, मैं जो सच्चाई की बात है, और हमें मालूम है कि बीजेपी फेल हो गई है, लेकिन यहां एक लोकल यहां का एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जो इस माहौल को सुधार सके। बीजेपी को एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ के जो इंचार्ज डीसीज हैं, इंचार्ज एसपीज हैं, उनको मालूम नहीं, उनको एक्सपीरियंस नहीं कि हमने कैसे मिलिटेंसी को टैकल करना है, हैंडल करना है, कैसे लोगों के दिलों को जीतना है। अब बाहर का ऑफिसर अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, एसएसपी है या डीसी है, तो ही इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी, ही इज नॉट आंसरेबल। वो आवाम, उसकी अपनी मर्जी है कि एक आम आदमी उसके ऑफिस जाता है, उसकी मर्जी है, वो उससे मिले या नहीं मिले। तो इसीलिए एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव जब इलेक्ट होता है, तो जो आम लोग होते हैं उनका उस पर हक बनता है कि भाई मेरे काम करो। आज तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आज तो कोई भी आंसरेबल नहीं है आवाम को कि भाई हम आपके काम करें या नहीं करें। तो इसलिए यहां इलेक्शन होना चाहिए और लोकल लोगों को इख्तियार मिलना चाहिए कि उनका हक है वोट करना और सरकार बनाना।
बिल्कुल सही कहा आपने। बीपीएपी जो है लोकसभा इलेक्शन कुछ क्षेत्रों में हो रहे हैं, यहाँ भी होंगे 7 मई को, यहाँ भी स्टार्ट होंगे कश्मीर में। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ स्टैंड करती है इन इलेक्शंस में और आगे आने वाले समय में पॉलिटिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो क्या लोगों से होना चाहती है या कहाँ देखती है अपने आप को? देखिए, कल मैं एक पोर्टल में देख रहा था, कुछ स्पोर्ट्स के बच्चे थे। उनसे किसी ने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये कॉलेज हमें अगर दिया है तो वो आज़ाद साहब ने दिया है, तो हम चाहेंगे कि आज़ाद साहब को हम वोट दें। क्योंकि देखिए, मैं अल्टीमेटली लोग क्या चाहते हैं? लोग पीस चाहते हैं। मैंने नेशनल डिबेट पे इस नैरेटिव को चैलेंज किया, मैंने काउंटर किया। जब कहा जाता था कि कश्मीर के बच्चे ₹500 के लिए पत्थर उठाते हैं, मैं वाहिद वो शख्स था जिसने इस नैरेटिव को खत्म किया, डिमोलिश किया नेशनल टेलीविजन पे। क्योंकि कोई भी कश्मीर का इंसान, फिर मैंने एग्जांपल ये दी कि अगर आप कहते हैं ₹500 के लिए वो पत्थर उठाएंगे, तो 6 महीने आपने कर्फ्यू लगाया है, उनको नजरबंद किया है, तो कैसे वो पाल रहे हैं अपने बच्चों को? क्या आपसे ₹500 ले रहे हैं और वो अपना घर चला रहे हैं? तो कश्मीर एक रिसोर्सफुल स्टेट थी, एक रीजन है जिसमें लोगों के पास काफी रिसोर्सेज हैं, लोग मेहनती हैं, और अगर आप 6 महीने भी हड़ताल करेंगे तब भी वो सर्वाइव करेंगे। तो इसलिए जो ये कहा जाता था कि कश्मीर के लोग जो है ₹500 लेंगे पत्थर मारने के लिए, उस वक्त मैं कहता था कि कोई भी इंसान अपनी जान ₹500 के लिए नहीं देगा। सबकी जान बहुत कीमती है। और जब आप ऐसे कानून लाके, अगर 370 उसमें था कुछ या नहीं था, एक सेंटिमेंट था हम लोगों का। जैसे ये सेंटिमेंट उत्तराखंड के लोगों का है, अरुणाचल प्रदेश के, आसाम के लोगों का है। अभी भी ये कानून वहां नाफिज है कि बाहर का शख्स वहां ना नौकरी कर सकता, ना वहां जमीन खरीद सकता। अगर 370 मिलिटेंसी में एक अड़चन थी, तो आपने 370 हटा दिया, तो कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वापस लाया? अभी तक कोई भी नहीं। आप कहते थे हम महल बनाएंगे, हम जो है कश्मीर में बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, हम वहां जमीन खरीदेंगे। पार्लियामेंट में आपने स्टेटमेंट दिया, अभी तक सिर्फ 0.1% लोगों ने वहां जमीन खरीदी है। अभी तक किसी ने वहां कोई बंगला नहीं बनाया। अभी तक कश्मीरी पंडित ऑलमोस्ट कोई भी नहीं वहां कश्मीर में वापस गया है। अब 370 भी हट गया। सिलेक्टिव किलिंग्स आज भी हो रही हैं। 370 के पहले सिलेक्टिव किलिंग्स नहीं हो रही थी। मिलिटेंसी आज भी है। आप देखिए, चिनाब वैली हो, पीर पंचाल हो, वहां तक पहुंच गई है मिलिटेंसी। तो जो प्रोपेगेंडा आपने 370 पे पूरे नेशनल मीडिया, उस वक्त हमने उनको चैलेंज किया, हर एक टेलीविजन पे हमने आर्ग्यू किया कि ये गलत फैसला था। अगर आप वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं, तो आप इस मुल्क की जो 9 रियासतें हैं जहां ये कानून अभी भी है, तो वहां भी हटा दीजिए। तो कश्मीर के साथ क्यों आपने ज्यादती की? तो ये सेंटिमेंट एक जुड़ा है 370 के साथ, जो आजाद साहब ने यकीन भी दिलाया कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, तो ये कानून हम असेंबली में भी ला सकते हैं और पास करवा सकते हैं कि बाहर का शख्स यहां नौकरी नहीं करे, बाहर का शख्स यहां जमीन नहीं खरीद सके। तो यहां जो नैरेटिव बनाया गया है, यहां गलत नैरेटिव बनाया गया है। हमें कश्मीरियों का दिल जीतना है, हमने अवाम का दिल जीतना है। वो कैसे आप जीतेंगे? वो यूएपीए लगा के नहीं आप जीत सकते, वो पीएसए लगा के आप नहीं जीत सकते, वो आप कौम को सप्रेस करके नहीं कर सकते। आपने दिल जीतना है, उनको हकूक वापस दीजिए अपने, उनको राइट्स दीजिए अपने वापस। आपने ही वादा किया हमसे कि नॉर्मलसी आएगी तो स्टेटहुड वापस आ जाएगा, तो कहां है नॉर्मलसी? आप कहते हैं, हम भी मानते हैं नॉर्मलसी आ गई, तो दीजिए। तो इसलिए हमारा यही मानना है कि हम वो पॉलिटिक्स नहीं करते कि एक्सप्लॉइट करें हम लोगों को। अरे हम सेल्फ रूल लाएंगे, हम ऑटोनॉमी लाएंगे, हम एक नारा यहां देंगे, एक नारा दिल्ली को भी खुश करेंगे। हमारा सिर्फ ये मकसद है कि हमारे जो मासूम बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, जो क्लास 4 की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, हम उनको रोजगार दें, हम उनको एम्प्लॉयमेंट दें। तो जब आपने एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दी, आपने रोजगार नहीं दिया, अब जो पीएचडी होल्डर है, उसके बाप ने मेहनत करके लोन उठा के उस बच्चे को पढ़ाया, तो आज उसको क्लास 4 की नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो वो पत्थर नहीं उठाएगा, वो बंदूक नहीं उठाएगा, वो ड्रग्स नहीं लेगा, तो क्या करेगा फ्रस्ट्रेशन में? मुझे बताइए ना। तो आप तो टेलीविजन पे, मूवीज में दिखाते हैं कि अगर कोई बेकार बच्चा है, वो तो या सीरियस कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है या कुछ और। तो इसीलिए आपने यहाँ के यूथ कितनी है? 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे जो अनएम्प्लॉयड है, उससे जरा 20 लाख हो सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए,
जो आप पैसा अपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं, वही पैसा आप यहाँ के यंग जनरेशन को उनके दिल जीत के, अगर उन्होंने पढ़ाई की है, अगर वो बेकार हैं, तो उनको रोजगार दीजिए। जो आजाद साहब ने पॉलिसी बनाई कि भाई मैं अभी आपको परमानेंट नहीं कर सकता, मैं कैजुअल लेबर्स बना सकता हूं। प्लम्बर्स हमने लगाए, हमने इलेक्ट्रिशियंस लगाए, जिनको उस वक्त सिर्फ 3,000 की सैलरी थी, आज वो परमानेंट हो गई। रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे तालीम, ऐसे हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, जिनको 15-1500 की नौकरी, पीएचडी होल्डर्स ने 15-1500 की नौकरी की। फिर सरकार ने उनको रेगुलाइज किया। तो ये इनिशिएटिव्स आपने लेने हैं। 370 भी हटा दिया आपने। फिर आप कहते हैं कि भाई कश्मीर में हमने बहुत अच्छा काम किया। तो आज ड्रग्स हमारे जो नौजवान ले रहे हैं, उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि सरकार ने ही उनको एलिनेट किया मेन स्ट्रीम से। और हमें बदकिस्मती है जब हमारा नौजवान चाहता है कि मैं मेन स्ट्रीम में आऊं, मैं मुकाबला करूं सरकार का। बदकिस्मती से जो खानदानी राज यहां चल रहा है, मुफ्ती खानदान का, अब्दुल्ला खानदान का, वो कहते नहीं जी ये सरकार के साथ ही मिले हैं। हालांकि दिन रात मैं भी सलमान निजामी बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं। मुझे भी कुछ कमेंट आते हैं कि आप जी एजेंट हैं बीजेपी के। अरे मैं तो कभी गया ही नहीं बीजेपी के दरवाजे पे। वो तो फारूक साहब ने खुद कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं बीजेपी के। हमारा यही मकसद है। अगर आजाद साहब को 6 महीने मिलते हैं, और मैं ज्यादा नहीं कहता, आप 6 महीने में देखेंगे कि आजाद साहब क्या करेंगे। हमारा मकसद ये है कि पहले हमने अपनी लैंड और जॉब्स को प्रोटेक्ट करना है, वो लॉ लाना है। दूसरा हमारा ये मकसद है कि हमने जो डिस्ट्रिक्ट दिए, चाहे गांधरबल हमने नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, चाहे रामबन हमने नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, और जहां जहां लोगों को परेशानी है हम डिस्ट्रिक्ट्स और देंगे। हम मेडिकल कॉलेज आजाद साहब ने 5 दिए, हम मजीद मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम नौकरियां देंगे। हम जैसे आजाद साहब ने टुलिप गार्डन बनाया, आज हमारे लोकल कश्मीरी लोगों को देखिए वहां कितना उनको फायदा मिला, उसका कितना इकोनॉमी हमारी जो है उसको बूस्ट मिला। तो होटलियर्स हमारे आज जो है खुश हैं। टूरिस्ट आ रहे हैं दिल्ली से, बॉम्बे से टुलिप गार्डन देखने। वो किसने बनाया था? वो किसका विजन था? तो यही तो हमें चाहिए। कौन बंदूक उठाएगा जब फैसिलिटीज मिलेंगी? आप बाहर की स्टेट में जाइए, स्विट्जरलैंड जाइए, दूसरे इलाकों में जाइए, वहां के पॉलिटिशियंस एक्सप्लोइटेशन की पॉलिटिक्स नहीं करते। वो सिर्फ पूछते हैं, वहां डिबेट्स होते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कितनी डेवलपमेंट आप करेंगे, क्या आपका मैनिफेस्टो है। यहां मैनिफेस्टो ये है कि हम जी बीजेपी का मुकाबला करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर उसी बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये कब तक चलेगा? मैं एनसी से, मैं पीडीपी से और बाकी तंजीमों से यही गुजारिश करूंगा कि अब अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन जो है, उनको एक्सप्लॉइट मत करिए। लोग अब 1947 में नहीं रह रहे, हम 2024 में रह रहे हैं। आज सोशल मीडिया है, आज मीडिया है। आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब जो है लंदन जाते हैं, 5 सेकंड में वो तस्वीर आ जाती है। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब किसी शादी में डांस करते हैं, 2 सेकंड के बाद वो डांस का वीडियो सामने आ जाता है। तो सबको पता है सलमान निजामी क्या कर रहा है, उमर अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं। आज की जनरेशन को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आज की जनरेशन आपसे सवाल करेगी कि हमने आपको वोट दिया, आपने क्या किया हमारे लिए? आपने क्यों नहीं हमें रोजगार दिया? आपने क्यों नहीं हमारे लिए जॉब्स क्रिएट की? आपने क्यों नहीं हमें मेडिकल फैसिलिटीज दी, एजुकेशन फैसिलिटीज दी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? आपने बिजनेस यूनिट्स क्यों नहीं यहां खोले? तो इस पे वोट होना चाहिए। एक्सप्लॉइटेशन वाली पॉलिटिक्स पे वोट नहीं होना चाहिए। तो सही कहा आपने और आपने जिन 9 रियासतों की बात की, आई थिंक वो 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं, जिसमें उनकी लैंड भी प्रोटेक्टेड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, और उनकी जॉब्स भी प्रोटेक्ट हो रही हैं। लेकिन 370 के अंदर जो हमें यहाँ स्पेशल स्टेटस मिला था, उसमें हाँ, लोगों के साथ एक तो उनके स्कैम 2019 से पहले भी हुए, चाहे वो बैंक स्कैम हो, बैकडोर एंट्रीज़ होती थी इन्हीं रीजनल पॉलिटिशियंस के अंदर। दूसरी बात यहाँ लैंड का मिसयूज़ होता था जिसका पूछने वाला कोई नहीं था, क्योंकि स्पेशल स्टेटस का बैरियर था। फिर उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पे 370 का बैरियर था उनके सामने। लेकिन आपने बात की कि जॉब जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो मेंटल हेल्थ को स्टेज पे ले जा रहा है इस वक़्त। यहाँ पे नौजवानों को जो जिन्होंने पीएचडी की है, जिन्होंने काफ़ी पढ़ाइयाँ की है, डिग्रीज़ हासिल की है, एट टू विद मेरिट, उनके पास अगर जॉब नहीं है, तो उनके पास एक मेंटल हेल्थ का इश्यू रहता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं क्या करूँगा? आई थिंक उस पर एक बात होनी चाहिए। दूसरी बात आपने जो कही, मुझे लगता है मैं भी इससे एग्री करती हूँ कि कश्मीर का नौजवान 500 के लिए प्रचार कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वक़्त नौजवानों को जिस तरीके से भड़काया गया कश्मीर में, अगर आप मतलब ये तो एक मतलब क्लियर सी बात है, किसी को आप भड़काओ, आपको सिर्फ़ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सब कुछ कर देता है। तो वही वो जुनून उस कश्मीरी नौजवान के अंदर था कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता था, वो निकल जाता था सड़कों पे।
तो उस पर इस वक़्त इल्ज़ाम लगाना कि उसने 500 के लिए यहाँ किसी ने मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि मैं कश्मीर में रही हूँ, यहाँ पली-बड़ी हूँ, यहाँ पढ़ाई की है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि 500 के लिए की है। बट गुस्सा हमारे अंदर भी था। अभी भी बहुत लोग नाखुश हैं, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि पैसों के लिए किसी ने पथराव किया है। आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँ कि एज़ अ यूथ लीडर आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं, आप लोगों से कनेक्टेड हैं, जम्मू रीजन के लोगों से आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो डीपीएपी है, वो जम्मू एंड कश्मीर के नौजवानों को क्या ऑफ़र कर रहा है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया कि आपके सामने जब लीडर आता है, तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि इस लीडर को हमने स्टेट सौंपी थी, इसने क्या किया? आपके सामने उमर अब्दुल्ला साहब हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि उन्होंने यूथ के लिए क्या किया। 1 साल में 128 नौजवानों का कत्ल हुआ और आज वो बेशर्मी से लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं। कोई रिग्रेट नहीं है, कोई माफ़ी नहीं माँगी उन्होंने। और दूसरी बात मैं कहूं, अगर महबूबा मुफ्ती आपकी चीफ मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने 1 साल में 350 बच्चे हमारे जो हैं उसमें मेल फीमेल यूथ है, उनकी आंखें चली गई पैलेट से। अब मुझे बताइए दूसरी तरफ से आजाद साहब है, मुझे बताइए कौन आदमी उठ के बोल सकता है कि आजाद साहब ने मासूम बच्चों पे यूथ पे पैलेट चलाया या बुलेट चलाया? हाँ, जब अमरनाथ रैन हुआ उस वक्त कैजुअलिटीज हुई, लेकिन उस तादाद में लोग नहीं मरे, आजाद साहब ने कंट्रोल किया। और अगर 4 या 5 कैजुअलिटीज हुई तो कंट्रोल किया गया, आम लोगों को नहीं मारा गया, आम लोगों को जलील नहीं किया गया, आम लोगों को ताना नहीं दिया गया कि भाई तुम टॉफी या दूध लेने जा रहे हो। और जिन्होंने वो गोली चलाई उनको सजा दी आजाद साहब ने। आपको टाइम लेना चाहता हूं मैं, एक आपको बताऊं कि एक फेक एनकाउंटर में सब्जी बेचने वालों को बटमालू से उठाती है पुलिस और उनको फेक एनकाउंटर में मार देती है। और वो पुलिस के ऑफिसर जो थे उनको प्रमोट करती है सरकार, और जो कांस्टेबल है उनको एएसआई बना देती है, क्योंकि उन्होंने उनको कब्रों में डाल दिया एज फिदाइन मिलिटेंट्स थे। 1 साल के बाद वो फैमिली आजाद साहब के पास आती है जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और वो कहते हैं जनाब ये सब्जी बेच रहे थे, ये मिलिटेंट नहीं थे। आजाद साहब ने कब्रें खुदवाई, उन नौजवानों को जो मर चुके थे एज मिलिटेंट पुलिस ने डिक्लेयर किया था, उनकी कब्रें खुदवाई, उनको निकाला, उनका फिर से पोस्टमार्टम, और फिर ये साबित हुआ कि वो मिलिटेंट नहीं, वो बेचारे वो फ्रूट और सब्जी बेचने वाले बटमालू में थे। और आज भी वो पुलिस के एसपी, डीएसपी, एएसआई और कांस्टेबल जेल की सलाखों के पीछे। आप मुझे बताइए उमर साहब के दौर में, फारूक साहब के दौर में, महबूबा मुफ्ती के दौर में कितने फेक एनकाउंटर हुए? क्या किसी को सजा मिली? तो दूसरी बात मैं यूथ को कहना चाहता हूं, जो आपने सवाल किया, आजाद साहब के टाइम पे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई? पुलिस रिक्रूटमेंट कभी नहीं हुई हिस्ट्री में उतनी ज्यादा जितनी आजाद साहब ने पुलिस में भर्तियां की। एसपीओज, कांस्टेबल्स, कैजुअल लेबरर्स, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात। मैं नहीं कहता कि बड़ी नौकरियां जो है आजाद साहब ने कहा कि यूथ हमारा एंगेज हो। यहां तो एक ट्रेडिशन है, यहां कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर में एक कल्चर बन चुका है कि अगर नौकरी क्लास 4 की हो तो वो रिश्ता उसको ऐसा मिलेगा, बोलेंगे आप सरकारी मुलाजिम छो। ये एक लोगों का है कि भाई मुलाजिम होना चाहिए, तभी इसका रिश्ता, इसकी लाइफ जो है सिक्योर है। तो आजाद साहब के दिमाग में एक कंसेप्ट आया कि नौकरी चाहे 3,000 की हो या 5,000 की हो या 10,000 की हो, तो हमारे नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए। तो इसलिए आजाद साहब ने ज्यादा से ज्यादा तादाद में कैजुअल लेबरर्स को एंगेज किया। आज जिनको 3,000 वहां उस तरह सैलरी थी, आज वही 40,000 की सैलरी ले रहे हैं। और बहुत से जो कैजुअल लेबरर्स है, इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उनको निकाल दिया। लेकिन हमारा उन नौजवानों को वादा है कि आज आजाद साहब का जो कंसेप्ट था एम्प्लॉयमेंट का, कि हमने नौकरियां देनी है, अगर उस वक्त पीडीपी ने हमें धोखा नहीं दिया होता तो आजाद साहब ने 2-3 लाख नौकरियां फिर से अनाउंस करनी थी। अगर उन्हें डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, उन्होंने फिर से और मजीद डिस्ट्रिक्ट बनाए। तो मैं यकीन
देता हूं अपने नौजवानों को, क्योंकि नौजवानों को मुझ पे उम्मीद है, भरोसा है, उनको पता है सलमान निजामी कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमने अपने 15 साल के करियर में यूथ की बात की। मैं वो शख्स हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूं। हमारे जब यूथ कश्मीर के जो हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज में एक क्रिकेट मैच में कोई स्लोगन रेज कर दिया, तो मैंने खुद उनके लिए, क्योंकि वो गरीब परिवारों से थे, दिल्ली में छोटी सी नौकरी या जॉब करते थे या पढ़ाई करते थे, तो मैंने खुद उनके लिए वकील तैयार किए, उनके केसेस लड़े और उनको जेलों से निकाला। तो इसलिए हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते हैं। आजाद साहब ने जो काम किया है प्रैक्टिकली किया। हम तो वादे वो नहीं करेंगे जो हम निभा नहीं सके। कल तो हमें जवाब तो अल्लाह को भी देना है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहां कत्लो गारत खत्म हो। यहां का जो यूथ है, जो सड़कों पे है, जो पीएचडी होल्डर जो है क्लास 4 की नौकरी के लिए भीख मांग रहा है, उसको वो दिन ना देखना पड़े। और आजाद साहब को अगर आप ताउन देंगे, सपोर्ट करेंगे, सिर्फ 6 महीने में आप देखेंगे, और 6 महीने में आप ही मेरा इंटरव्यू आप करना कि हमने रोजगार नहीं दिया। सलमान निजामी झूठा था जो आपके इंटरव्यू में उसने कहा कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। 6 महीने में आप देखेंगे, अगर आजाद साहब को एक और मौका मिला, जो उन्होंने 2.5 साल में काम किए वो आपके सामने है। आपने पीडीपी को भी आजमाया, आपने एनसी को भी आजमाया, आपने आजाद साहब को भी आजमाया है। तो एक बार और आजाद साहब को मौका दें, और 6 महीने में आप देखेंगे, अगर हमने इनकलाब नहीं लाया, अगर हमने जॉब्स क्रिएट नहीं की, अगर हमने अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म नहीं किया, तो हम सियासत छोड़ दें। बिल्कुल, आपके इन वादों का पता अब हम लोगों पर छोड़ देते हैं कि वो क्या डिसीज़न लेते हैं आज़ाद साहब को लेकर, और किस तरीके से वो अपना सपोर्ट जो है वो आज़ाद साहब की तरफ दिखाते हैं, और आगे वो किस तरीके से आज़ाद साहब के साथ शाना-बशाना चलते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे इस वीडियो थैंक यू। पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए। आगे भी आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू।